हेलो एवरीवन, आज फिर से हम चलते हैं नॉवेल की ओर और आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल। और इस नॉवेल को मिडिल मार्च, जिसका नाम है, वो वर्ल्ड बेस्ट नॉवेल में इसकी गिनती की जाती है। बट गिनती तो की जाती है, बट इसके पीछे का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लें। एक्चुअली इस नॉवेल को लिखने वाले हैं, आप कहीं भी देखिए नॉवेल में मिडिल मार्च रिटन बाय जॉर्ज इलियट, मिडिल मार्च रिटन बाय जॉर्ज इलियट। बट जॉर्ज इलियट जो है, उनका असली नाम जॉर्ज इलियट नहीं है। एक्चुअली वो अंडर द पेन नेम, अगर हम अपने नाम को किसी और नाम से लिख रहे हैं हम, बट उसको प्रिंट आउट कर रहे हैं किसी और नाम से, तो वो पेन नेम बोला जाता है। तो जॉर्ज इलियट का असली नाम है मैरी एन इवांस। वो अपने बहुत सारे नॉवेल्स को जॉर्ज इलियट के नाम से पब्लिश करवाती थी। क्यों? बिकॉज उस समय क्या होता था कि एज ए लेडीज़ के राइटअप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उनके पब्लिकेशन को पब्लिश ही नहीं किया जाता था। ओनली बिकॉज ऑफ दिस नॉवेल इज रिटन बाय अ लेडीज़। जस्ट लिसन। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि इस नॉवेल को जॉर्ज इलियट के नाम से पब्लिश किया जाए। और मिडिल मार्च जो है वो एक कंफ्यूजिंग नॉवेल भी है। इसको हम कंफ्यूजिंग नॉवेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 4 हमारे कैरेक्टर्स हैं, वैसे तो कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, बट एक सेंट्रल कैरेक्टर के बारे अगर हम बोले तो 4 यहाँ सेंट्रल कैरेक्टर है, जिनमें से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 2 साइड कैरेक्टर्स। तो पूरा कहानी, पूरा कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिक्सअप है, पूरा उलझा हुआ कहानी। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं। लेकिन अगर आप इस वे से पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट वे से एक एक कैरेक्टर को उठा के पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड कहानी हमारी कितनी दूर है, उससे रिलेटेड कहानी कितनी दूर है, तो वो इजी बन जाएगा। अगर आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो 100% वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल मार्च का नाम पूरा, मिडिल मार्च के साथ और भी बहुत सारा वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ मिडिल मार्च सिर्फ लिखा हुआ है, तो सिर्फ मिडिल मार्च ही इसका नाम नहीं है, इसका नाम पूरा है मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ये इस नॉवेल का फुल नेम है। ये इसको लिखा गया था 1869 से 71 में, कहाँ? लंदन, इंग्लैंड में। और पब्लिश किया गया था 1871 और 72 के बीच में। इसकी सेटिंग रखी गई थी मिडिल मार्च। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे मिडिल मार्च है क्या? एक्चुअली मिडिल मार्च इस नॉवेल में एक टाउन का नाम रखा गया है। टाउन बोले तो हम इसे फिक्शनल टाउन भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मिडिल मार्च एज अ फिक्शनल टाउन के रूप में लिया गया है और इसकी सेटिंग रखी गई थी 1829 से 32 के बीच। और अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होता है? इसका 3rd पर्सन हो जाता है। 3rd पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बारी आती है कैरेक्टर्स की कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। मेन इसके 4 कैरेक्टर्स है। पूरा स्टोरी चारों कैरेक्टर्स के अराउंड ही घूम रहा है। फर्स्ट कैरेक्टर डोरोथियो, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और डॉक्टर लिजिट, ये दोनों मेन रोल फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट और 2 कैरेक्टर है, यहाँ देखिए, फ्रेड और बलस्ट्रॉट। ये इनकी वैल्यू थोड़ा कम है इस नॉवेल में, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तभी ये नॉवेल समझ में आएगा। तो स्टार्ट होता है हमारा इस कैरेक्टर से, डोरोथियो से। एक्चुअली डोरोथियो एक 19 इयर्स की गर्ल है जो अपने अंकल मिस्टर ब्रूक और अपने सिस्टर सीलिया के साथ रहती है। तो इसका दिल, ये थोड़ी काइंड हार्टेड लेडी की तरह है। यह चाहती है कि मिडिल मार्च में जितने भी पुअर पीपुल्स है, गरीब लोगों के लिए कॉटेज डिज़ाइन किया जाए, मतलब उनके रहने की व्यवस्था करना चाहती है। बिकॉज दे हैव नॉट ए प्रॉपर हाउस टू सेटल, उनके पास उतना अच्छा घर नहीं है कि वो अपना जीवन बिता सके। इसलिए डोरोथियो
ये प्रोजेक्ट लेती है कि मैं ये प्रोजेक्ट लूँगी ताकि जितने भी लोगों के पास घर नहीं है उन्हें मैं घर दिला सकूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके एक अंकल है मिस्टर ब्रूक, वो नहीं चाहते कि डोरोथिया ये काम करे। तो मिस्टर ब्रूक के एक फ्रेंड है जो कभी कभी उनके घर आया जाया करते थे, सर जेम्स। वो डोरोथिया को पूरा साथ देते हैं इस काम को करने के लिए। वो बोलते हैं आप ये काम कीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर जेम्स मन ही मन डोरोथिया से शादी करना चाहता था। साथ देने का पीछे का राज ये था कि वो he wants to marry to the डोरोथिया, बट डोरोथिया नॉट इंटरेस्टेड इन सर जेम्स। उसे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि सर जेम्स का एक फ्रेंड था जो कभी कभी सर जेम्स के साथ कहाँ आता था, डोरोथिया और मिस्टर ब्रूक के घर। उसका नाम था कॉसवन, जो एक रिसर्चर था, जो रिसर्च करता था, और वो 45 इयर्स ओल्ड का था। तो कैसावन के तरफ डोरोथिया अट्रैक्ट हो जाती है। शादी करना चाहता था सर जेम्स, बट डोरोथिया को सर जेम्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और वो किसके प्रति अट्रैक्टेड थी? कॉसवन के प्रति, जो 45 इयर्स ओल्ड के हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम एक आ जाती है, एज डिफरेंस। सी इज़ 19 इयर्स ओल्ड एंड ही इज़ 45 इयर्स ओल्ड, सो मच ऑफ एज डिफरेंस। बट डोरोथिया सोचती है कि वो एक रिसर्चर है और अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो वो मेरे प्लान्स में मेरे साथ देगा। और वो पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड है, इंटेलिजेंट है। ये सोच के वो डोरोथिया के पास ये प्रपोजल देती है डोरोथिया प्रपोजल देती है कॉसवन के पास, और कॉसवन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये बात आती है। लेकिन इससे सबसे बड़ा शॉक्ड कौन होता है? सर जेम्स। सर जेम्स शॉक्ड हो जाता है जब ये सुनता है कि डोरोथिया ने मेरे ही फ्रेंड कॉसवन से शादी कर ली है। फिर वो डोरोथिया को भूल जाता है और वो किससे शादी कर लेता है? वो डोरोथिया की सिस्टर सीलिया से शादी कर लेता है। ये सीलिया से शादी कर लेता है। वो उसको एज ए फ्रेंड उसके बाद ट्रीट करने लगता है। बट डोरोथिया तो मन में कुछ सोच के कॉसवन से शादी तो कर लेती है, लेकिन वो खुश नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि जब शादी हो जाता है तो कॉसवन डोरोथिया को एज ए वाइफ ना ट्रीट करके एज ए सेक्रेटरी ट्रीट करता है। डैट मीन्स उसका रिलेशन सिर्फ एज ए सेक्रेटरी तक ही रहता है। वो उसको एक वाइफ होने के नाते और कोई भी खुशी नहीं दे पाता है। इसलिए वो समझ जाती है कि उसने सिर्फ मेरे माइंड को यूज़ करने के लिए ही मुझसे शादी किया था और कोई कारण नहीं था मुझसे शादी करने का। वो सिर्फ अपने रिसर्च के ऊपर ही ध्यान देता है। तो यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि दीज टू कपल्स आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ। विच टू कपल्स? डोरोथिया और कॉसवन। ये हमारा फर्स्ट स्टोरी है। इस नॉवेल में हम देखेंगे 4 स्टोरी। चारों स्टोरी एक दूसरे के ऊपर जैसे मिल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि डोरोथिया और कॉसवन की शादी तो हो जाती है, बट दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा स्टोरी। ये था हमारा फर्स्ट स्टोरी। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टोरी, जो किसका किसका होगा। अब डॉक्टर लिजिट की बारी है, डॉक्टर लिजिट की। अब दूसरा स्टोरी हमारा आता है डॉक्टर लिजिट का। अब डॉक्टर लिजिट, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वे एक डॉक्टर है। डैट मीन्स वो न्यू आइडियाज़ को मिडिल मार्च में फॉलो करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। बट इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज मिडिल मार्च के जो सिटीजन्स थे वे अननोन आइडियाज़, लिसन, अननोन आइडियाज़ और अननोन पीपुल दोनों के ऊपर वो बिलीव नहीं करते थे। उतनी आसानी से वहाँ के सिटीजन्स बिलीव नहीं कर पाते थे। इसलिए इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, बिकॉज कोई आता ही नहीं था। और इसमें एक लेडी थी रोजामोंड, उनका जो भाई था फ्रेड, जो हमारा थर्ड सेंट्रल कैरेक्टर है। कनेक्ट द स्टोरी।
फ्रेड, रोजामंड अपने ब्रदर, बिकॉज उनका जो भाई था फ्रेड वो बीमार रहता था, अक्सर उसे कुछ बीमारी थी, इसलिए वो अपने भाई को लेके अक्सर डॉक्टर लिजिट के पास आया करती थी। बट दे बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड देन दे बोथ आर डिसाइडेड टू मैरी टू ईच अदर एंड फाइनली गॉट मैरिड। दोनों शादी कर लेते हैं, बट दे ऑल्सो बोथ आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ, बिकॉज जब शादी हो जाता है और तब रोजामंड को पता चलता है कि डॉक्टर लिजिट के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। उसने सोचा था शादी करने से पहले कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए मैं इससे शादी कर लेती हूँ। जब शादी हो जाती है उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पास तो पैसा ही नहीं है, और डॉक्टर लिजिट भी इसके साथ खुश नहीं रहते, बिकॉज सी इज़ अ सेल्फिश लेडी इन दिस नॉवेल। इस नॉवेल में पता चलता है कि रोजामंड एक सेल्फिश लेडी थी। उसने अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर लिजिट से शादी कराया था ताकि उसके भाई का फ्री ट्रीटमेंट हो सके। तो ऐसे हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट स्टोरी, वहाँ पे भी डोरोथियो और कोज़ाबन अनहैप्पी लाइफ, और ये सेकेंड स्टोरी हमारा डॉक्टर लिजिट और रोजामंड, इनका भी लाइफ अनहैप्पी था। अब बारी आती है विल लेडिस्लो की। विल लेडिस हमारा एक कैरेक्टर है जो कज़न होता है कोज़ाबन का। कोज़ाबन कौन है, याद कर करके पढ़िए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और याद भी रहेगा। कोज़ाबन जिससे डोरोथियो ने शादी किया था, जो सर जेम्स का फ्रेंड था, 45 ईयर्स ओल्ड, जस्ट रिमेंबर। तो विल लेडिस्लो कज़न होता है कोज़ाबन का। वो डॉक्टर लिजिट के पढ़ाई को सम्मान देता है, मतलब आदर करता है कि हाँ, उसे मानता है कि वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है और उसके आइडियाज़ को भी अपनाता है। तो ये इससे प्रेरित है। अब लाइक्स द स्टडी ऑफ डॉक्टर लिजिट, ये लव्स डोरोथियो। अब विल क्या करता है कि उसे डोरोथियो पसंद आ जाती है, बिकॉज वो भी उसी शहर में रहता है। लेकिन डोरोथियो अपने हस्बैंड कोज़ाबन को कभी भी चीट नहीं करना चाहती। उसे वो भी पसंद था, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाना चाहती है, मैरिज के हद तक। उसको मन में ये उठता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड को कभी लाइफ में चीट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज नॉट फुलफिल द रिसर्च जर्मन। और बात क्या, विल लेडिस्लो डोरोथियो के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड जिस रिसर्च में लगे हुए हैं ना, वो रिसर्च उनका कभी भी पूरा नहीं होगा और वो कभी तुम्हें खुश नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो डोरोथियो उससे पूछती है क्यों। उन्होंने इस रिसर्च के लिए बहुत सारी मेहनत की है, और आज से नहीं, बहुत सारे दिनों से, इसलिए उनका रिसर्च एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। तो विल लेडिस्लो कहता है बिकॉज ही डजंट नो द जर्मन लैंग्वेज, उसे जर्मन लैंग्वेज ही नहीं आता, तो रिसर्च कैसे पूरा होगा। उसी दौरान कुछ दिनों के बाद कोज़ाबन, डोरोथियो का हस्बैंड, हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये उठती है, मरने से पहले उसने एक विल सेट किया था, वसीयत होता है ना वो, ही सेट अ विल। उस विल में लिखा हुआ था कि अगर मेरी वाइफ मेरे कज़न, विल लेडिस्लो कोज़ाबन का कज़न था, उससे अगर शादी कर लेती है, देन सी डजंट गेट अ सिंगल रुपी, उसे एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब डोरोथियो को उस विल के बारे में पता चलता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है उसके ऊपर। अब जब उसका हस्बैंड मर जाता है थ्रू अ हार्ट अटैक, तो वो विल लेडिस्लो से शादी कर लेती है। अब विल लेडिस्लो से शादी जब कर लेती है, उससे पहले रोजामंड, शादी करने से पहले का ये सिचुएशन है। रोजामंड मतलब डोरोथियो पहले सोचती थी कि रोजामंड कोज़ाबन से शादी करना चाहता था, लेकिन रोजामंड खुद इस चीज़ को डोरोथियो के सामने जाके क्लियर कर देती है कि ही डजंट लाइक मी, ही लाइक्स यू। तब वो खुशी से विल के साथ रहने लगती है और उसे अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी का एक भी रुपया नहीं चाहिए।
उनका लाइफ हैप्पीली चलते रहता है, बिकॉज उसको पैसे की कोई कीमत उस समय नहीं समझ में आती है। देन डॉक्टर लिजिट और रोजामोंड, यहाँ हमने पढ़ा था कि डॉक्टर लिजिट और रोजामोंड दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, बट उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती। तो इन दोनों की लाइफ एकदम कर्ज में डूब जाती है, बहुत सारा कर्ज लिया हुआ रहता है डॉक्टर लिजिट। तो वो क्या फैसला करता है कि अपने घर, अपने ओन हाउस को बेच करके वो कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए। तो वो क्या करता है, अपने हाउस को फ्रेड को दे देता है। अब फ्रेड कौन? रोजामोंड का ब्रदर। अब क्यों देता है वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अपने हाउस को फ्रेड को दे देता है और वो दोनों कर्ज के में एकदम डूब जाते हैं और वो शहर को छोड़ के चले जाते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी हमने देखा, सेकेंड स्टोरी देखा, अब बारी होती है फ्रेड के स्टोरी को, जिसे हम थर्ड स्टोरी कहेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट स्टोरी कवर किया, सेकेंड स्टोरी। नाउ टर्न टू स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 3 रिवॉल्व्स राउंड द कैरेक्टर फ्रेड। ये पूरे फ्रेड के अराउंड घूम रहा है। एक्चुअली फ्रेड जो है वो मिडिल मार्च का एक लेज़ी बॉय है, आलसी लड़का, और वो मैरी नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, मैरी नाम की लड़की से। वो क्या करता है, वो अपने अंकल के साथ रहता है जिसका नाम है मिस्टर फिदरस्टोन। वो उसका अंकल है और मिडिल मार्च का एक रिच मैन है, उसके पास उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। इसलिए फ्रेड मन ही मन ये सोच लेता है कि मुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे अंकल मिस्टर फेदरस्टोन की डेथ होगी, सारा प्रॉपर्टी तो मेरा ही होने वाला है, बिकॉज ना ही उन्होंने शादी की है, ना ही उनके कोई बच्चे हैं। इसलिए वो जूहा खेलता है, अपने अंकल मिस्टर फेदरस्टोन के नाम पे कर्जा लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो कोई भी काम नहीं करता है। लेकिन सोचने से सब कुछ हो नहीं जाता, पासा उल्टा ही पड़ जाता है। होता क्या है, यहाँ मिस्टर फेदरस्टोन की डेथ हो जाती है किसी रीजन से, और वो क्या करता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है और उसकी विल सामने आती है तो उसमें लिखा हुआ होता है एक नाम कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जोशुआ रिग के नाम कर दी गई है। अब ये जोशुआ रिग कौन है? वो उसका इलीगल सन है। एक्चुअली इस बात को मिडिल मार्च में कोई भी नहीं जानता कि उसने छुप के किसी से शादी की है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है जोशुआ रिग। जब वो मरता है, उसकी विल सामने आती है, तभी सब जानते हैं कि उसने कभी शादी भी की थी। फ्रेड पूरा टूट जाता है और उसके टूटने का एक और भी वजह था कि वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जिसमें वो बैठा था वो उसमें फेल हो जाता है। अब इधर उसके हाथ प्रॉपर्टी भी नहीं लगती, उधर जॉब भी नहीं लगती, तो वो सोचता है कि उसके पास 2 घोड़े होते हैं, वो अपने हॉर्सेस को बेचना चाहता है, वो भी नहीं हो पाता है बिकॉज उसके घोड़े लंगड़े होते हैं, जिस कारण वो बिक भी नहीं पाते हैं। अब वो पूरा कंगाल हो चुका होता है। अब वो सोचता है कि प्रॉपर्टी तो मुझे मिलने वाली है नहीं, वो उसके अंकल के इलीगल सन के पास चली गई, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेरी पढ़ाई। अब वो सब कुछ छोड़ के, माइंड को शांत करके फिर से एक बार तैयारी करता है अपने एग्ज़ाम के, और इस बार वो पास कर जाता है। जैसे ही वो एग्ज़ाम को पास करता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को, तो उसकी जॉब कैलर्जीमैन, वो एक कैलर्जीमैन जो चर्च में फादर हुआ करते हैं, एज ए कैलर्जीमैन के रूप में लग जाती है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, वो जिस लड़की से प्यार करता है मैरी, वो बोलती है अगर तुमने चर्च में फादर के जॉब को किया तो मैं तो तुमसे शादी करने से रही, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, इस जॉब को अगर तुम करोगे। तो वो छोड़ देता है। फिर से वो एग्ज़ाम में बैठता है और अच्छे नंबर लाने के लिए। देन वो एक एप्रेंटिस की जॉब हासिल करता है, बिकॉज उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान वो किसी सीनियर सिटीज़न की मदद कर देता है, हेल्प कर देता है, तो उसे एक कंपनी में अप्रेंटिस की जॉब लग जाती है।
तब मैरी और फ्रेड एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और बलस्टॉड, अब फ्रेड को थोड़े देर पहले हम लोगों ने देखा कि फ्रेड को कासाबोन ने फ्लैट दिया था, लेकिन नहीं, बात यहाँ क्लियर होगा। अब एक बलस्टॉड, यहाँ एक बलस्टॉड नाम का बंदा है, फोर्थ कैरेक्टर, अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे कि बलस्टॉड कौन है। बलस्टॉड ने उसे अपना होम दिया था, ये बाद में क्लियर होता है इस नॉवेल में। अब क्यों दिया था, कैसे दिया था, अभी पता चलेगा जस्ट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा था थर्ड स्टोरी। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट और फोर्थ स्टोरी जो बलस्टॉड के ऊपर डिपेंड है, देन ये नॉवेल फिनिश होने वाला है। अब फोर्थ स्टोरी बलस्टॉड सेंट्रल कैरेक्टर के ऊपर रिवॉल्व्स होता है। बलस्टॉड मिडिल मार्च का एक रिच बैंकर होता है, जो इसका जन्म तो इसका बर्थ मिडिल मार्च में ही हुआ था, बट जन्म लेने के कुछ दिनों के पश्चात स्कूल की पढ़ाई आई थिंक वो मिडिल मार्च छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब वो पढ़ लिख लेता है, एक बैंकर बन जाता है, तो वो फिर से मिडिल मार्च में सेटल हो जाता है और एक हॉस्पिटल खोल लेता है। कहाँ पे? डॉक्टर लिजिट के साथ मिलके वो मिडिल मार्च में उसी टाउन में ही एक हॉस्पिटल खोल लेता है डॉक्टर लिजिट के साथ मिलके, बिकॉज ये भी एक डॉक्टर था इसलिए। और उन दोनों का जैसे ही उन दोनों ने हॉस्पिटल खोला, उनका तुरंत एक फ्यूचर प्लान भी बन जाता है कि इसके बाद हम एक मेडिकल स्कूल या मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। बट ऑल द प्लानिंग्स आर ओनली द प्लानिंग्स, उसके जितने सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, बिकॉज वे दोनों मिलके हॉस्पिटल को ही अच्छी तरह से नहीं चला पाते हैं। उसका हॉस्पिटल ही बंद होने के कगार पे चला आता है, तो मेडिकल स्कूल और कॉलेज तो दूर की बात है। इधर स्टोरी टर्न करता है एक दूसरे मोड़ पे। मिस्टर रफल्स नाम का एक बंदा पहुंचता है मिडिल मार्च में, जो बलस्टॉड को ब्लैकमेल करने लगता है। अब नॉवेल में ये दिया हुआ नहीं है कि उसने पास्ट में क्या क्राइम किया था या पास्ट में कौन सी घटनाएं हुई थी, बट मिस्टर रफल्स मिडिल मार्च पहुंच के बलस्टॉड को ब्लैकमेल करने लगता है। और बलस्टॉड को जब वो ब्लैकमेल करने लगता है तो बलस्टॉड डर जाता है, लेकिन अभी बलस्टॉड का लक उसके साथ है। जैसे ही वो उसको ब्लैकमेल करता है, कुछ ही दिनों के बाद मिस्टर रफल्स की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? अल्कोहल पॉइजनिंग के कारण। अल्कोहल पॉइजनिंग के कारण वो तो मर जाता है। तो बलस्टॉड सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी पास्ट में की हुई गलतियाँ पास्ट में ही रह गई और इस सोसाइटी में मुझे बुरा भला सुनने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है, उसे पता चलता है कि मिस्टर रफल्स ने बलस्टॉड के कारनामे को किसी से कह दिया है। जब वो मरने वाला था तो उसने किसी करीबी को बलस्टॉड के बातों को, जो भी उसने पास्ट की एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बता दिया है, और वो बंदा पूरी सोसाइटी में बलस्टॉड के बारे इन बातों को फैला देता है। अब बलस्टॉड के पास दो रास्ते बच जाते हैं, या तो वो सुसाइड कर ले। शुरू में तो वो सोचता है कि सुसाइड करना सबसे बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन तुरंत ही उसकी माइंड में एक याद आता है कि लेफ्ट द मिडिल मार्च इज़ द बेटर ऑप्शन टू डू सुसाइड। सुसाइड करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मिडिल मार्च को हम यहाँ से छोड़ के चले जाए। इसलिए तो अब पूरी घटना सामने आ रही है कि उसने अपने घर को फ्रेड को क्यों दे दिया था। इस कारण वो मिडिल मार्च छोड़ के चला जाता है और फ्रेड से बिना पैसे लिए हुए अपने घर को दे देता है। इस नॉवेल का एंडिंग यहीं पे है, एंड द नॉवेल। और इससे हमें पता चल रहा है कि सारे कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक कैरेक्टर्स को कनेक्ट करके सुने तो बहुत ही इजी है ये नॉवेल। उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझ से बाहर है। तो तब तक के लिए और भी अगर कोई नॉवेल जो ना समझ में आई हुई हो या कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।